नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजय सर स्वागत करते हैं आपका अनअकैडमी यूपीएससी हिंदी चैनल पर। मित्रों, आज का हमारा क्लास जो है वो इंडस वैली के पतन पर निर्भर है। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि सिंधु सभ्यता का पतन कैसे हुआ, पतन का मतलब क्या है, उसका मीनिंग क्या है, पतन से तात्पर्य क्या है, ठीक क्या किसी सभ्यता का पतन होता है, ठीक इन सारी चीज़ों को लेकर आज आपके सामने हम आए हैं। और इस टॉपिक में, इस वीडियो में आज जो है हम मूल रूप से इसी पर चर्चा करेंगे। ठीक है, हमारी जो क्लास होगी आपकी आज इंडस वैली के पतन पर ही डिपेंड है, तो सभी लोग क्लास से जुड़ जाइए। चलिए, आज का टॉपिक है मित्रों सिंधु सभ्यता के पतन का कारण। सिंधु सभ्यता सिंधु सभ्यता के पतन का कारण। ठीक है, ये टॉपिक है आपका और इसको हम लोग बहुत ही आराम से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, कहते हैं इस टॉपिक में हम जो है हमारा जो मेन फोकस है वो किस पे है, पतन पे। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि पतन से तात्पर्य क्या है। देखिए, कहते हैं कि पतन से तात्पर्य यहां क्या है। आप सिविल के विद्यार्थी हैं, यहां इस पतन से तात्पर्य समझने की कोशिश करिए, इसका मीनिंग क्या है। कहते हैं कि पतन एक प्रक्रिया है या एक घटना है। पतन क्या है, एक प्रक्रिया है या एक घटना है। अगर आपसे कहा जाए कि पतन क्या है, पतन एक प्रक्रिया है कि एक घटना है। देखिए मित्रों, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। कहते हैं कि घटना जो होती है वो एकाएक घटित होती है और इसके लिए जो टाइम टेकन होता है वो बहुत ही कम होता है। घटना जो होती है वो किसी एक निश्चित समय में किसी एक निश्चित स्थान पर घटित होती है। प्रक्रिया जो होती है वह एक लंबे समय तक चलने वाली घटना है। प्रक्रिया जो है ये एक लंबे समय तक चलती है। अगर आपसे कहा जाए कि इंडस वैली का पतन एक क्या था, घटना था या एक प्रक्रिया थी, तो आप क्या कहेंगे। आप ये कहेंगे कि इंडस वैली का पतन क्या है, एक प्रक्रिया है। क्योंकि किसी भी सभ्यता का जो पतन होता है, चाहे वो उद्भव हो चाहे पतन हो, वो एकाएक नहीं हो सकता। ठीक है, एकाएक नहीं हो सकता। किसी एक घंटा, एक दिन या एक महीने, 2 महीने में किसी सभ्यता का ना तो उदय हो सकता है और ना ही उसका पतन हो सकता है। ठीक है, तो हम जब भी सिंधु सभ्यता के पतन को समझने की कोशिश करेंगे तो हम उसे प्रक्रिया के दृष्टि से ही समझने की कोशिश करेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल हम आपको दें, जैसे वर्तमान समय में आपके इस 21वीं सदी की एक सभ्यता है। भाई, हम 21वीं सदी की सभ्यता में जी रहे हैं। आज एक वैश्विक महामारी आपके सामने उपस्थित है। अगर आप गौर करें, सपोज करिए कि यह वैश्विक महामारी शहरों में अगर अपना प्रभाव ज़्यादातर दिखा रही है, तो धीरे धीरे क्या होगा कि एक समय आएगा कि लोग शहरों से, माने इस महामारी से बचने के लिए शहरों से धीरे धीरे नगरों की, माने ग्रामीण क्षेत्र की तरफ पलायन करेंगे। और एक ऐसा समय आएगा कि शहर जो है ये वीरान हो जाएंगे। तब आप कहेंगे कि नगरों का क्या हो गया, पतन हो गया। लेकिन ये जो प्रक्रिया है ये मात्र 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने में नहीं संभव है, ये 2-4 साल लग सकता है इसके लिए। ठीक, तो इस नगर का पतन होना भी, नगर का पतन होने में एक लंबी प्रक्रिया से हमको क्या होगा, गुजरना होगा। तो इंडस वैली के पतन को हम आप पढ़ने चल रहे हैं तो हमारे दिमाग में पहले से ही ये फीड होना चाहिए कि इसका पतन एकाएक किसी नदी के बाढ़ आ जाने से या भूतात्विक परिवर्तन हो जाने से, इन सारी चीजों से एकाएक इसका पतन नहीं हुआ होगा। बात समझ रहे हैं नहीं। अगर नदी की बाढ़ से भी हम इसका पतन मान लें तो एक बार बाढ़ आने से पूरी सभ्यता का पतन संभव नहीं है। किसी एक नगर का भी पूरी तरह पतन संभव नहीं है।
क्योंकि लोग कहीं न कहीं विकल्प तलाश लेते हैं। और मोहनजोदड़ो में आप देखेंगे कि उत्खनन जब मोहनजोदड़ो का किया गया तो उसमें कई नए टीलों का निर्माण पाया गया, जिससे यह पता चलता है कि मोहनजोदड़ो में बार बार नदियों की बाढ़ आई है और बार बार लोगों ने बाढ़ से बचने के लिए नए ऊपर के टीले यानी ज़्यादा ऊंचा टीला लोगों ने क्या किया, निर्मित किया है। तो लोग प्रकृति से भी बचने का प्रयास करते हैं। जैसे आज के दौर में हम कहीं न कहीं इस वैश्विक महामारी से बचने का हर प्राकृतिक उपाय खोजने पर लगे हुए हैं और कहीं न कहीं मानव इसका विकल्प खोज भी लेगा, ठीक। लेकिन आने वाले समय में कहीं न कहीं आपका आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्वरूप बदला हुआ जरूर दिखाई देगा। इस वैश्विक महामारी के बाद भी देखिएगा कि दुनिया के जो आर्थिक स्वरूप है, जो सामाजिक स्वरूप है, उसमें परिवर्तन आपको दिखेगा। तब आप कहोगे कि कहीं न कहीं 21वीं सदी की सभ्यता का पतन हुआ। अब देखिए, पहली बात तो हमने आपको यह समझाया कि पतन एक प्रक्रिया का परिणाम है। अब मैं बात करता हूं आपसे कि पतन से तात्पर्य क्या है। पतन से तात्पर्य क्या है, पहले आप देखिए, सेंस पहले समझिए। पतन से तात्पर्य क्या है? जैसे आपके सामने जब आप किताब पढ़ते हैं, जब आप बुक पढ़ते हैं मित्रों, तो बुक में आप लिखा रहता है कि इंडस वैली का पतन, ठीक। तो पतन का मीनिंग क्या है? पतन का मतलब क्या है? क्या नगरों का विनाश हो जाना? भाई मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा जैसे नगरों का ध्वस्त हो जाना पतन है? लोगों का मर जाना पतन है? लोग पूरी तरह मर गए, ये पतन है? पतन का मतलब क्या है? देखिए, इस चीज को जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक आप बेहतर नहीं कर सकते। पतन का मतलब है, यहां पर पतन का मतलब है कि भाई इंडस वैली को आपने देखा मित्रों, ये कैसी सभ्यता थी? ये नगरीय सभ्यता थी। ये कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी। पतन का मतलब होता है कि किसी भी कोई सभ्यता जो है, किसी भी सभ्यता की जो मूल विशेषताएं हो, किसी भी सभ्यता की जो मूल विशेषताएं हो, वो आने वाले कुछ समय के बाद एकदम दिखाई न दे। पतन की सभ्यता का जो मूल संबंध है वह यह है कि उस सभ्यता की जो विशेषता है वह पूरी तरह क्या हो जाए, समाप्त हो जाए। जैसे जब आप ये कहते हो कि सिंधु सभ्यता का पतन हो गया, आप कहते हैं ना कि सिंधु सभ्यता का पतन हो गया, तो सिंधु सभ्यता का पतन क्यों माना जाता है? सिंधु सभ्यता का पतन इसलिए माना जाता है मित्रों, क्योंकि आने वाले 1500 BC में जिस सभ्यता का भारत में प्रमाण दिखाई देता, जिसे आप वैदिक कल्चर कहते हो, उस सभ्यता में कहीं भी कोई भी ऐसी विशेषता हमको दिखाई नहीं देती जो इंडस वैली से मिलती जुलती हो। हम कुछ की बात छोड़िए, हम मूल विशेषताओं की बात करते हैं। जैसे आप अगर गौर करिए तो सिंधु सभ्यता की जो विशेषता है वो क्या है? भाई सिंधु सभ्यता की विशेषता वहां का नगर नियोजन है, वहां की बेहतर सड़कों का निर्माण है, वहां की जल प्रबंधन प्रणाली है, वहां के मकानों में पक्की ईंटों का उपयोग है, वहां के इंडस्ट्री सेक्टर का उपयोग है। ये इंडस वैली यानी वहां का जो अर्थव्यवस्था है वो पूरा तरह क्या है, व्यापार वाणिज्य पे निर्भर है। ये सिंधु सभ्यता की क्या है, विशेषताएं हैं। अगर यही विशेषता मित्रों हमें आने वाली वैदिक सभ्यता में भी दिखाई देता तो हम कदापि ये न कहते कि सिंधु सभ्यता का पतन हो गया। बात समझ रहे नहीं? हम तब ये न कहते कि सिंधु सभ्यता का पतन हो गया, लेकिन हम सिंधु सभ्यता का पतन कहते हैं। उसका एक मूल एक कारण है, क्योंकि वैदिक सभ्यता में हमें वो विशेषताएं नहीं दिखाई देती जो सिंधु सभ्यता की विशेषताएं थी। आज 21वीं सदी में सपोज करिए, आज की 21वीं सदी में इस वैश्विक महामारी की वजह से, बहुत ही एकदम ध्यान से समझिएगा, आज अगर वैश्विक महामारी कोरोना वायरस का एक दौर चल रहा है, अगर हम इस वैश्विक महामारी में अपने हर चीज में परिवर्तन कर लें, हम पक्के मकानों को छोड़कर कच्चे मकानों में रहना शुरू करें, हम प्राकृतिक क्षेत्रों में रहना शुरू करें, फिर हम, कहने का तात्पर्य है कि हम गांव से शहर से कहाँ चले जाएं, ग्रामीण क्षेत्र में चले जाएं, हम अपने व्यवसाय में परिवर्तन कर लें, हम अपने रहन सहन में परिवर्तन कर लें, हम अपने खान पान की जो प्रक्रिया है इसमें परिवर्तन कर लें। अगर हम अपनी 21वीं सदी की सभ्यता की जो मेरी मूल विशेषताएं हैं
ये मूल विशेषताएं जो हैं, अगर इन मूल विशेषताओं में हम परिवर्तन कर लें तो आने वाली जो जनरेशन होगी वो यही कहेगी कि कोरोना वायरस की वजह से 21वीं सदी की सभ्यता का क्या हो गया, पतन हो गया। क्योंकि जो नई जनरेशन होगी आने वाली 50 साल या 100 साल बाद की जो जनरेशन होगी वो देखेगी कि भाई 21वीं सदी के समाज में, 21वीं सदी का जो समाज था वो भौतिकतावादी समाज था, वो लग्जरियस लाइफ जीता था, वो एसी फ्रिज का उपयोग करता था, वो बर्गर पिज्जा जैसे फूड का उपयोग करता था, वो सामान्यतः फास्ट फूड उपयोग करता था भोजन में। वो देखेगा कि उस समय का मनुष्य, 21वीं सदी के लोग पक्के मकानों में रहते थे, मकान एक मंजिले से बहुमंजिले हुआ करते थे, शहर जो है पूरी तरह से डेवलप हुआ करते थे, सड़कों का बेहतर निर्माण हुआ करता था शहरों में। और अगर ये चीजें समाप्त हो जाएं, हम पूरी तरह से विस्थापित हो जाएं ग्रामीण क्षेत्रों में, तो आने वाले समय में लोग यही कहेंगे कि कोरोना वायरस की वजह से 21वीं सदी की सभ्यता का क्या हो गया, पतन हो गया। तो यहां पर आप सिर्फ इतना समझिए कि सभ्यता के पतन का जो तात्पर्य होता है वह होता है कि सभ्यता की विशेषताओं का समाप्त हो जाना, सभ्यता की विशेषता का समाप्त हो जाना। किसी भी सभ्यता के पतन से तात्पर्य है कि सभ्यता की विशेषता का समाप्त हो जाना, सभ्यता की विशेषता का समाप्त हो जाना। ठीक, ये आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। और यह किसी भी सभ्यता की विशेषता का समाप्त होना एक घटना नहीं हो सकता, यह एक निश्चित समय में नहीं हो सकता, यह एक क्या होता है, यह एक प्रक्रिया है जो लंबे समय तक क्या होता है, चलता है। यह एक क्या है, प्रक्रिया है जो लंबे समय तक क्या होता है, संचालित होता है। किसी भी सभ्यता का जो पतन है वो एक प्रक्रिया के तहत एक लंबे समय तक क्या होता है, क्रियान्वित होता है। तो इंडस वैली के सेंस में भी यही हुआ, और इंडस वैली जैसी सभ्यता का पतन भी एक प्रक्रिया का परिणाम था। तो चलिए हम देखते हैं कि एक प्रक्रिया के तहत इसका विनाश हुआ, तो कौन कौन सी प्रक्रिया, किन किन विद्वानों ने इसके पतन के लिए उत्तरदायी माना है। चूंकि प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से जो फैक्ट है वो भी हमको बताने हैं कि किस विद्वान ने इसके पतन का क्या कारण माना, उसको जानना बेहद जरूरी है। ठीक है, चलिए पानी आइए अब हम देखेंगे सिंधु सभ्यता का पतन। तो पतन को दो भागों में बांट लीजिए। इस पतन को हम क्या करेंगे, दो भागों में से मित्रों विस्तारित कर देंगे। ठीक है, तो एक देखिए, एक वर्ग ऐसा है विद्वानों का जो आकस्मिक कारण मानता है इसके पतन का, ठीक, और एक वर्ग ऐसा है जो क्रमिक कारण मानता है। वो मानता है कि किसी भी सभ्यता का जो पतन है वो धीरे धीरे होता है, ठीक। और कुछ लोगों ने इसके एकाएक पतन होने का कारण दिया है, ठीक है। तो हम इसको दो भागों में बांट सकते हैं, आकस्मिक पतन और क्रमिक पतन। ठीक है, देखिए इसमें हम ऐसे विद्वानों की चर्चा करेंगे जिन्होंने ये माना है कि प्राकृतिक आपदाओं से या बाह्य आक्रमण से इस सभ्यता का एकाएक विनाश हो गया, ठीक, यानी एकाएक आकस्मिक तौर पर इस सभ्यता को पूरी तरह समाप्त कर दिया, ऐसा मानना है कुछ लोगों का। तो उनकी चर्चा हम इसमें करेंगे, और इसके अंतर्गत हम ऐसे विद्वानों या ऐसे कारणों की चर्चा करेंगे जो इस सभ्यता के पतन का वास्तविक कारण है, ठीक, जो ये मानते हैं कि नहीं, सभ्यता धीरे धीरे जो है, धीरे धीरे करके सभ्यता की विशेषताओं का क्या हुआ, पतन हुआ। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि किन लोगों ने क्या कारण माना है। ठीक, तो सबसे पहले इसमें कई कारणों की चर्चा हम करेंगे। आकस्मिक पतन में सबसे पहला कारण विदेशी आक्रमण माना गया है। आकस्मिक पतन में सबसे पहला कारण विदेशी आक्रमण विदेशी आक्रमण माना गया है।
और विदेशी आक्रमण का जो सिद्धांत है ये किसके किसके द्वारा दिया गया है? ये मार्टिनर व्हीलर के द्वारा दिया गया है। इसको आप लोग ग्राफ बना लीजिए। मार्टिनर व्हीलर, गार्डन चाइल्ड, गार्डन चाइल्ड और स्टुअर्ट पिगट, स्टुअर्ट पिगट, इन तीन लोगों ने, स्टुअर्ट पिगट, इन तीन लोगों ने विदेशी आक्रमण को कारण माना है इस सभ्यता के पतन का। तो पहले आप देखिए, पहले आप प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको नोट कर लीजिए कि किसने क्या कारण इसका माना है। ठीक, अब देखिए, कहते हैं R.L. स्टाइन, A.N. घोष ने जलवायु परिवर्तन को माना। नंबर 2, सॉरी ये उसमें जाएगा क्रमिक परिवर्तन में, जलवायु परिवर्तन। इसको मानने वाले हैं R.N. घोष। देखिए दोनों को हम एक साथ बना दे रहे हैं। क्रमिक पतन में कौन कौन सा कारण किस किस ने माना है, ठीक, और आकस्मिक पतन में कौन कौन सा कारण किसने माना है। तो जलवायु परिवर्तन जो है वो क्रमिक पतन में दिखाया जाएगा। ठीक, यहाँ पर M.R. साहनी और आपके एक विद्वान और हैं, हाँ R.N. घोष, दो लोग हैं, M.R. साहनी, M.R. साहनी और R.N. घोष, दो लोग हैं, ठीक, जो मानते हैं जलवायु परिवर्तन की वजह से इसका विनाश हुआ। ठीक है, अब दूसरा कारण क्या है? M. दिमित्रियेव, इसको मिटा देते हैं। M, देखिए इन्होंने माना है रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तन, रासायनिक एवं भौतिक क्रिया, रासायनिक एवं भौतिक क्रिया, ये सिद्धांत दिया है M. दिमित्रियेव। ये रूसी इतिहासकार हैं। इन्होंने जो सिद्धांत दिया वो क्या दिया है? रासायनिक एवं भौतिक क्रिया। इन्होंने कहा रासायनिक और भौतिक क्रिया हुई जिसकी वजह से जो है टेम्परेचर में 1500 डिग्री सेल्सियस तक का क्या हो गया? वृद्धि हुई, और परिणाम स्वरूप लोगों को अपना क्या करना पड़ा? विस्थापन करना पड़ा। ठीक है, इसके बाद देखिए अभी हम आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ग्राफ बनवा दे रहे हैं, फिर उसके बाद एक एक की चर्चा की जाएगी। ठीक, अब देखिए कहा जाता है मार्शल मैके, मार्शल माने जॉन मार्शल, और मैके महोदय और S.R. राव ने नदी की बाढ़ को कारण माना। ठीक है, तीसरा नदी की बाढ़, S.R. राव, जॉन मार्शल एवं मैके, इन लोगों ने नदी की बाढ़ को कारण माना इस सभ्यता के पतन का। ठीक है, कहा जाता है कि क्रमिक परिवर्तन में अगर आप ध्यान दें तो क्रमिक परिवर्तन में जो इतिहासकार हैं उसमें आते हैं आपके M.M. वत्स, जो नदी परिवर्तन को कारण माना है। ठीक है, और आपके मार्शल मैके, S.R. राव को हमने यहां पर दिखाई दिया है। मार्शल मैके, S.R. राव ये नदी की बाढ़ को कारण मानते हैं। इसी में एक हैं जिनका नाम है, जिन्होंने मलेरिया को माना है। मैं चौथा कारण आपके सामने लिख दे रहा हूं, मलेरिया। अभी इनका नाम याद आ जाएगा तो मैं यहां पे शो कर दूंगा, मलेरिया के कारण। इसके बाद एक ऊपर लिखिए पांचवा, राइक एवं बेल्स,
भूतात्विक परिवर्तन, भूतात्विक परिवर्तन, भूतात्विक परिवर्तन कौन मानता है? राइक एवं देल्स। राइक एवं देल्स ने भूतात्विक परिवर्तन को कारण माना। राइक एवं देल्स, इन्होंने भूतात्विक परिवर्तन को कारण माना है। ठीक है, अब देखिए इसमें कहते हैं कि क्रमिक में अन्य कौन सा नाम आएगा? क्रमिक में अगला नाम आता है आपके फेयर सर्विस का, जिन्होंने, इधर आप लोग नोट कर लियो तो हम इसके इधर आगे बढ़ाते हैं। देखिए कहते हैं क्रमिक परिवर्तन में अगला जो नाम आता है वो है मित्रों फेयर सर्विस का। दूसरा, इसमें इसको हम दूसरे कलर से कर दे रहे हैं। देखिए फेयर सर्विस, फेयर सर्विस, इन्होंने पारिस्थितिकी परिवर्तन को कारण माना। इन्होंने क्या माना? पारिस्थितिकीय कारण, यानी पारिस्थितिकी जो परिवर्तन है उसको इन्होंने पतन का कारण दिखाया है। किसने? फेयर सर्विस ने। ठीक, इसके बाद एक सिद्धांत आपके और है जिनका नाम है गुरदीप सिंह शुक्ला। गुरदीप सिंह शुक्ला ने शुष्कता को कारण माना है। गुरदीप सिंह, तीसरा इसमें आएगा गुरदीप सिंह, इन्होंने शुष्कता यानी सूखा को इन्होंने कारण माना। इन्होंने कहा कि धीरे धीरे सूखे की स्थिति उत्पन्न होना शुरू हुई, जिसकी वजह से लोगों ने अपना धीरे धीरे क्या कर लिया? विस्थापन कर लिया। ठीक है, अब देखिए, अब हम इसकी व्याख्या करते हैं। अभी तक तो आप ग्राफ बना लीजिए, किसने क्या कारण माना है इसका। ठीक है, इसको आप लोग बना लीजिए सभी लोग। फिर हम एक एक की चर्चा करते हैं। तो सबसे पहली चर्चा हम करते हैं विदेशी आक्रमण की, जिसकी संकल्पना किसने दिया है? मार्टिनर व्हीलर, गार्डन और स्टुअर्ट। ठीक है, तो चलिए यहां से चर्चा करते हैं। सबसे पहला कारण क्या है? विदेशी आक्रमण का। इसमें आपके मार्टिनर व्हीलर है, मार्टिनर व्हीलर, स्टुअर्ट पिगट और गार्डन चाइल्ड। देखिए इन तीन इतिहासकारों ने इस थ्योरी को दिया है। इन्होंने विदेशी आक्रमण को सिंधु सभ्यता के पतन का कारण माना। तो इनके कारण के पीछे आधार क्या है? ठीक है, हम देखेंगे कि इनके पीछे रीजन क्या है। ठीक, बेस क्या है, कारण क्या है। कहा जाता है कि इन्होंने, जैसे मार्टिनर व्हीलर साहब कहते हैं कि आर्यों के आक्रमण से इस सभ्यता का विनाश हुआ। अब आप ध्यान से समझिएगा, मार्टिनर व्हीलर साहब ने कहा कि आर्यों के आक्रमण से सिंधु सभ्यता का विनाश हुआ। सिंधु सभ्यता का विनाश या पतन हुआ। ठीक है, सिंधु सभ्यता का विनाश हुआ। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है? ठीक है,
इसके पीछे लॉजिक इन्होंने क्या दिया, इन्होंने कहा कि ऋग्वेद में इन्होंने कहा, देखिए ध्यान समझिएगा, इन्होंने लॉजिक क्या दिया, इन्होंने कहा कि ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर कहा गया है। इंद्र को क्या कहा गया, पुरंदर। पुरंदर माने होता है दुर्गों को नष्ट करने वाला, यानी किलों को ध्वस्त करने वाला, दुर्गों को नष्ट करने वाला, दुर्गों को नष्ट करने वाला, ठीक है, दुर्गों को नष्ट करने वाला। इन्होंने कहा कि ऋग्वेद में इंद्र को क्या कहा गया, पुरंदर, ठीक। और दूसरा इन्होंने कहा कि ऋग्वेद में हरयूपिया, ये ध्यान दीजिए, इन्होंने कहा कि ऋग्वेद में जो हरयूपिया शब्द आया है, हरयूपिया शब्द का अर्थ हड़प्पा है। इन्होंने कहा कि ऋग्वेद में जो हरयूपिया शब्द आया है, इस हरयूपिया शब्द का मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है हड़प्पा, ठीक। यानी ऋग्वेद में जो हरयूपिया शब्द उपयोग हुआ है वह किसके लिए उपयोग हुआ, हड़प्पा के लिए उपयोग हुआ है। अब आप जानते हैं कि हड़प्पा एक ऐसा नगर था जो दुर्गों का नगर था, यहां दुर्गीकरण किया गया था और यहाँ के दुर्ग नष्ट हो गए थे पतन में, इस नगर का पतन हो चुका था। तो इन्होंने ये कह दिया कि इंद्र ही, आर्यों के देवता कौन थे, इंद्र, और इंद्र के माध्यम से ही आर्यों ने इस दुर्ग को क्या किया, समाप्त किया, इस नगर को नष्ट किया, ठीक है। तो यहां पर जो आधार आपके मार्टिनर व्हीलर साहब ने लिया, इन्होंने दो चीजों की तुलना किया, एक तो ऋग्वेद में इंद्र को लिया और दूसरा ऋग्वेद में हरयूपिया शब्द की तुलना इन्होंने सिंधु के हड़प्पा पुरास्थल से किया। ये दो इन्होंने लॉजिक दिया। इसके बाद एक और लॉजिक इन्होंने दिया, इन्होंने कहा ऋग्वेद में जो है यातुमती, देखिए इन्होंने कहा कि ऋग्वेद में यातुमती, देखिए एक शब्द आया है यातुमती, ऋग्वेद में एक शब्द आता है यातुमती। इन्होंने कहा यातुमती का मतलब क्या है, मोहनजोदड़ो। इन्होंने कहा इस यातुमती से तात्पर्य किस नगर से है, मोहनजोदड़ो नगर से है। और इन्होंने कहा कि यातुमती का उल्लेख भी ऋग्वेद में है और इस यातुमती का तात्पर्य किससे है, मोहनजोदड़ो से। और मोहनजोदड़ो में बाह्य आक्रमण के प्रमाण मिलते हैं, मोहनजोदड़ो में बाह्य आक्रमण के प्रमाण मिलते हैं। और इन्होंने कहा बाह्य आक्रमण का प्रमाण क्या है, क्योंकि मोहनजोदड़ो में 38 कंकाल पाए गए हैं। क्या पाए गए हैं, 38 कंकाल पाए गए हैं, ठीक। 38 क्या मिले हैं, कंकाल मिले हैं। और इन कंकालों पे, कुछ कंकालों पे कट मार्क बने हैं, कट मार्क यानी घाव के निशान बने हैं जो युद्ध का प्रमाण देते हैं। तो इन्होंने इस आधार पर यह कह दिया कि आर्यों का आक्रमण यहां पर हुआ था और आर्यों के आक्रमण के द्वारा ही इस सभ्यता का क्या हुआ, पतन हुआ, ठीक। अब देखिए, कहते हैं, इन्होंने कहा कि आर्यों के आक्रमण का प्रमाण सिर्फ जो है मोहनजोदड़ो में ही नहीं, बल्कि डाबरकोट और कुल्ली जैसी संस्कृति में भी आर्यों के आक्रमण के प्रमाण मिले हैं। अब मित्रों, अगर हम इनके इस तथ्य को स्वीकार कर लें, अगर इनके तथ्य को हम स्वीकार कर लें तो सबसे बड़ा प्रश्न ये खड़ा हो जाता है कि क्या आर्यों के आक्रमण से किसी भी सभ्यता का पतन पूरी तरह हो सकता है? क्या आर्यों ने इस 12,99,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैली सभ्यता को युद्ध के माध्यम से समाप्त कर दिया? यह एक गांव तो नहीं था, यह एक नगर तो नहीं था कि आक्रमण होता और नगर के सारे लोग मारे जाते। तो एक आक्रमण से पूरी सभ्यता विनष्ट नहीं हो सकती। और सभ्यता के विनष्ट का तात्पर्य हमने आपसे बताया है, सभ्यता के विनष्ट होने का तात्पर्य उसकी विशेषताओं से है, ठीक। नगरों के ध्वस्त होने से नहीं है, लोगों के मरने से नहीं है। मान लीजिए अगर इंडस वैली में 100 लोग होते और 90 लोग अगर आर्यों के आक्रमण से मार दिए जाते और 10 लोग अगर बचते, अगर 10 लोग जो है उसी विशेषता को अपनाए रह जाते जो विशेषता इंडस वैली की थी,
तब भी यह न कहा जाता कि सिंधु सभ्यता का पतन हुआ, तब मात्र यह कहा जाता कि नगरों का पतन हुआ, सिंधु सभ्यता का पतन नहीं हुआ, क्योंकि सिंधु सभ्यता की विशेषताएं तो अब भी जीवित है। नगर का पतन हुआ यह कहा जाता। लेकिन हम यहां पर देखिए, जो तर्क इन्होंने दिया, गार्डन चाइल्ड, मार्टिन व्हीलर और स्टुअर्ट पिगट महोदय ने, इन्होंने जो तर्क दिया, इनके तर्क को हम काटेंगे। देखिए कैसे कहा जाता है कि आर्यों की जब जांच की गई, आगे हम बढ़ते हैं अगले पेज पर, आर्यों की जो जांच की गई है, देखिए वर्तमान संदर्भ में अगर हम आर्य की बात करें तो सीधी सी बात है कि आर्यों की जो कार्बन डेट है, कार्बन डेटिंग से जब जांच किया गया तो जो कंकाल पाए गए इनके आर्यों के, वो कंकाल आपके 1500 BC के हैं। यानी ये माना जाता है कि आर्यों का आगमन हिंदुस्तान में कब हुआ? 1500 BC में हुआ, ठीक है। और इंडस वैली का पतन इससे पहले ही 1700 BC में हो चुका था। तो जब ये बाद में आ रहे हैं तो सभ्यता के पतन के उत्तरदायी नहीं हो सकते, पहली बात। दूसरी बात, सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह तो स्वयं आर्यों को लेकर ही है। वर्तमान जो रिसर्च आए हुए हैं, 2-1 महीना 3 महीना पहले जो रिसर्च आया है, उसमें यह मान लिया गया है कि आर्य बाहर से आए ही नहीं थे। और रूमिला थापर को अगर आप पढ़िए तो रूमिला थापर ने यह कह दिया है कि आर्यों की जो संकल्पना इतिहास में दिखाई देती है बाहर से आने की, ये आपके साम्राज्यवादी इतिहासकारों द्वारा फैलाया गया एक भ्रम था। वो अपनी श्रेष्ठता को स्थापित करने के लिए जो है आर्यों की संकल्पना को दिखाते हैं कि आर्य हिंदुस्तान में बाहर से आए और आर्य शब्द का अर्थ श्रेष्ठ था। ये पूरी तरह जो है कहीं न कहीं झूठ पे आधारित था। यह रूमिला थापर महोदय का कहना है, ठीक है। कहते हैं कि बैटरी चार्जर, कहते हैं कि यहां पर रूमिला थापर ने जो दिखाया है कि आर्य वास्तव में कहीं न कहीं बाहर से नहीं आए थे, ये बेसिकली कहां के थे? यहीं के थे, ठीक है। देखिए कहते हैं अब ये संकल्पना है कि आर्य मूलतः बाहर से नहीं आए थे। अभी 1-1.5 महीना पहले आपका नया रिसर्च आया हुआ जिसमें यह मान लिया गया कि आर्य मूलतः कहाँ के थे? भारत के ही थे। तो ये बात तो पूरी तरह क्या हो जाती? समाप्त हो जाती। यानी इनका यह स्टेटमेंट पूरी तरह क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है, ठीक। अच्छा, रही बात मोहनजोदड़ो की, जैसे मोहनजोदड़ो में इन्होंने कहा कि भाई मोहनजोदड़ो में कुछ ऐसे नरकंकाल मिले हैं जिन पे कटमार्क बने हैं। मोहनजोदड़ो की जो पॉपुलेशन है मित्रों, वो 41,000 पॉपुलेशन थी। मोहनजोदड़ो की जो जनसंख्या है वो कितनी है? 41,000 है। अब आप गौर करिए, मोहनजोदड़ो की 41,000 जनसंख्या में मात्र केवल 38 कंकाल पाए जाने से, क्या 38 कंकालों के पाए जाने से आप ये कह सकते हैं कि नहीं आर्यों के आक्रमण के कारण 41,000 लोग मारे गए? भाई 41,000 लोग अगर आर्यों के आक्रमण से मारे गए तो इनके कंकाल मिलने चाहिए थे, क्योंकि उसी लेयर पर ये कंकाल पाए गए हैं। दूसरी, यहां पर आर्यों के मुख्य हथियार तीर धनुष, आर्यों का मुख्य हथियार क्या था? तीर धनुष, तलवार, रथ जो घोड़े से खींचा जाता था। कहीं भी हमें इन स्थलों से ना तो तीर तलवार, ना रथ, ना घोड़े, कहीं भी इन तरह के प्रमाण हमको दिखाई नहीं देते। तो हम ये नहीं कह सकते कि नहीं आर्यों के आक्रमण से इस सभ्यता का पतन हुआ, क्योंकि आर्यों की जो विशेषताएं रही हैं, ऐसी कोई भी विशेषता हमें इन पूरा स्थलों से दिखाई नहीं देती जिसके आधार पर हम यह कह सके कि नहीं आर्यों के आक्रमण से इस सभ्यता का क्या हुआ? पतन हुआ, ठीक है। तो यहां पर हम इस कारण को उत्तरदायी नहीं ठहरा सकते इस सभ्यता के पतन के लिए, ठीक। तो चलिए अन्य कारण को देखते हैं कि अन्य कौन से कारण उत्तरदायी हैं। जैसे अन्य कारणों में आपका कौन सा कारण बताया गया है? देखिए दूसरा कारण है
रासायनिक एवं भौतिक क्रिया, एम दिमित्रियेव। रासायनिक एवं भौतिक क्रिया, इसका सिद्धांत किसने दिया? एम दिमित्रियेव। इन्होंने क्या थ्योरी दिया? ये बेसिकली रूस के पुरातत्वविद हैं। ये कहाँ के हैं? रूस के हैं। ये रशियन पुरातत्वविद हैं। इन्होंने कहा कि मूल रूप से इन्वायरमेंट में जो है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन होता है। जो हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं इन्वायरमेंट में, उनमें एक बहुत बड़ा चेंज आता है। जो हमारे फिजिकल और रासायनिक जो मॉलिक्यूल्स हैं उसमें बड़ा बड़ा परिवर्तन आता है। उस परिवर्तन से कहा जाता है कि अदृश्य गाज, अदृश्य कहा जाता। इन्होंने कहा कि रासायनिक और भौतिक परिवर्तन से, रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तन से, रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तन से अदृश्य गाज का निर्माण होता है। यानी लावा आप कह सकते हैं इसको, आग का। कहते हैं इससे अदृश्य गाज से टेम्परेचर में 1500 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि हो गई, जिसकी वजह से सभ्यता का क्या हुआ? विनाश हुआ। अब आप कल्पना करिए कि एकाएक इतना बड़ा पर्यावरण का दोहन तो इंडस वैली के लोगों ने नहीं कर दिया था कि इतना बड़ा चेंज हो जाता। आपने पर्यावरण का कहीं उनसे कई गुना अधिक दोहन किया है। वर्तमान 21वीं सदी की सभ्यता पर अगर हम गौर करें तो इस सभ्यता ने इंडस वैली के लोगों से कई गुना अधिक इस इन्वायरमेंट का दोहन किया है। चाहे वो पेड़ पौधों का हो, चाहे वो नदियों का हो, चाहे वो मिट्टी का हो, चाहे किसी अन्य चीज का हो, प्रकृति से जुड़ी हुई चीज जो है, आपने कहीं अधिक दोहन किया है। लेकिन इतना बड़ा परिवर्तन तो ये नहीं दिख रहा है। ठीक है, कहते हैं कि इनके सिद्धांत को भी अन्य इतिहासकारों ने स्वीकार नहीं किया, एम दिमित्रियेव के। अगला है नदी की बाढ़। नदी की बाढ़ का सिद्धांत किसने दिया? एस.आर. राव ने। नदी की बाढ़, ये थ्योरी किसने दिया? एस.आर. राव। हालांकि इसमें और लोग भी शामिल हैं नदी की बाढ़ में। कहते हैं कि इन्होंने कहा कि जैसे, इनका कहना था कि जैसे हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, कालीबंगा है, इन्होंने कहा कि ये जो नगर थे, ये नगर सामान्यतः नदियों के किनारे बसे थे। ये नगर क्या थे? सामान्य रूप से नदियों के किनारे बसे थे, और नदियों में बाढ़ आने की वजह से इन नगरों का क्या हो गया? विनाश हो गया। चलो हम मान लेते हैं, अगर हम एस.आर. राव की इस बात को स्वीकार कर लें कि नदियों में बाढ़ आने से इन तीनों नगरों का विनाश हो गया, तो सबसे बड़ी बात यह कि इन तीनों नगरों के विनाश होने से सिंधु सभ्यता का विनाश तो नहीं हो जाएगा ना, क्योंकि ये मात्र 3 नगर ही सिंधु सभ्यता का नेतृत्व तो नहीं करते। भाई सिंधु सभ्यता तो सीधी सी, कहते हैं ना कि पश्चिम में सुतका गेंडोर और पूरब में आलमगीरपुर तक और उत्तर में मांडा और दक्षिण में भगतराव तक फैली हुई है। तो इतनी बड़ी सभ्यता का नेतृत्व ये 3 नगर तो नहीं कर सकते। ठीक, इनको हम नगरों का पतन कहेंगे। इसे हम क्या कहेंगे? नगरों का पतन कहेंगे। इसे हम सिंधु सभ्यता का पतन नहीं कर सकते। ये नगर का पतन होगा मित्रों, ये सभ्यता का पतन नहीं हो सकता। हाँ, दूसरी चीज ये, अब हम अगर इनकी बात पर तर्क करें तो कहा जाता है जब मोहनजोदड़ो का उत्खनन कार्य किया गया तो यहां पर बाढ़ के प्रमाण मिले हैं। यहां पर हमें बाढ़ के प्रमाण मिले हैं मोहनजोदड़ो से। लेकिन यहां देखा गया है मोहनजोदड़ो में कि बार बार बाढ़ आने के बाद नए टीलों का निर्माण किया है लोगों ने। नए टीले लोगों ने बनाए, और नए टीले जो हैं वो ज्यादा ऊंचे हैं पहले की सापेक्षता में। जो पहले के टीले बाढ़ आने से डूब जा रहे थे, तो बाद में मानो वहां का और ऊंचा टीला निर्मित किया है, क्योंकि बालू की सतह पाई गई है टीलों के रूप में।
तो इसका मतलब है कि लोगों ने बाढ़ का विकल्प ढूंढ लिया था, तो बाढ़ से नगरों का पतन नहीं हुआ होगा। यानी ऐसा इनकी एसआर राव की बात यहां पर पूरी तरह सच दिखाई नहीं देती है। दूसरी बात, अगर हम इन तीनों नगरों का पतन मान भी लें तो ऐसे नगर जो नदियों के किनारे नहीं थे उनका पतन कैसे माना जाएगा? तो इस यानी नदी की बाढ़ से पूरी सभ्यता का पतन संभव नहीं था। बेसिकली एक दो नगरों का पतन नदी की बाढ़ की वजह से हुआ होगा, ऐसा माना जा सकता है कि एक दो नगरों का पतन कहीं न कहीं नदी की बाढ़ की वजह से हुआ होगा, ऐसा स्वीकार किया जा सकता है। ठीक है, अगला है आपका मलेरिया। मलेरिया का सिद्धांत किसने दिया था? एक्चुअली अभी ध्यान नहीं आ रहा उनका नाम, एकदम दिमाग में ही है, बस सामने नहीं ध्यान आ रहा है, तो अभी उसको रहने देते हैं, आगे चर्चा कर लेते हैं। मलेरिया का वैसे प्रमाण आपको केवल मोहनजोदड़ो में मिलता है, जिन्होंने दिया है इसका सिद्धांत जो है वो केवल मोहनजोदड़ो में ही मलेरिया के प्रमाण पाए गए हैं, और एक नगर में मलेरिया का प्रमाण पाए जाने से पूरी सभ्यता में इसका विनाश नहीं माना जा सकता। भाई हम मान लें मलेरिया की वजह से केवल इंडस वैली के लोगों का पतन, मोहनजोदड़ो के लोगों का पतन हो सकता है, वहां के लोग एक बीमारी से मर सकते हैं। सभी नगरों के लोग मलेरिया से मर गए, इसका कोई प्रमाण हमको दिखाई नहीं देता, क्योंकि अन्य जो जहां के नरकंकाल पाए गए हैं, अन्य नरकंकालों की जब जांच की गई तो उनमें मलेरिया के अंश नहीं पाए गए हैं। केवल मोहनजोदड़ो से पाए गए कुछ हड्डियों में, कुछ मानव कंकालों में हमें कहीं न कहीं मलेरिया के अंश दिखते हैं। तो इसलिए आप ये जानते रहिए कि मलेरिया का प्रमाण कहाँ मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है, और मलेरिया को इस सभ्यता का पतन का एक उत्तरदायी भी ठहराया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब हम आते हैं भूतात्विक परिवर्तन, राइक एंड देल्स। भूतात्विक परिवर्तन का सिद्धांत राइक एंड देल्स के द्वारा दिया गया है। भूतात्विक परिवर्तन राइक एंड देल्स, राइक एंड देल्स। ठीक है, अब देखिए इन्होंने कहा कि राइक एंड देल्स का सिद्धांत है कि भूतात्विक परिवर्तन होने से, यानी कहते हैं कि जब भूतात्विक परिवर्तन हुआ तो जब मिट्टी जो है यानी जमीन जो है किसी दूसरे जगह पर ऊंची हो गई, तो भूमि के ऊंचे होने से क्या हुआ कि नदियों की जो धारा थी वो बदल गई। इन्होंने कहा भूतात्विक परिवर्तन होने से नदियों की धारा में क्या हो गया? परिवर्तन। नदियों की धारा में जब परिवर्तन हुआ तो इससे नगरों का क्या हो गया? विनाश हो गया। यानी नदियों की धारा बदल जाने से नगरों का क्या हो गया? विनाश हो गया। ठीक, एक सिद्धांत ये दिया। कहते हैं कि इसके अतिरिक्त MM वत्स साहब ने भी नदी परिवर्तन को कारण माना है। MM वत्स, देखिए इनको भी देख लीजिए, MM वत्स, इन्होंने भी नदियों की धारा में परिवर्तन को कारण माना पतन का। नदियों की धारा में परिवर्तन, नदियों की धारा में परिवर्तन। इन्होंने कहा कि जब भूतात्विक परिवर्तन हुआ, भूतात्विक परिवर्तन जब हुआ तो मोहनजोदड़ो नदी पर इन्होंने कहा कि बांध बना हुआ था, और उस बांध के ऊंचे हो जाने से नदी की धारा क्या होती है? रुक जाती है, और नदी की धारा के रुक जाने से एक बहुत बड़े झील का क्या हुआ? निर्माण हो गया, पानी का संग्रह हो गया, जिसकी वजह से वहां के लोगों को विस्थापन करना पड़ गया, और उस नगर को, वो नगर क्या हो गए? वीरान हो गए। ठीक, तो इन्होंने ये थ्योरी दिया। ठीक, किसने? MM वत्स ने। तो देखिए ये इनके कारण को भी माना जा सकता है, बशर्ते एक दो नगरों के लिए माना जा सकता है, सभी के लिए नहीं माना जा सकता। एक दो नगरों के लिए यह घटना सत्य हो सकती है, लेकिन सभी नगरों के लिए यह घटना सत्य नहीं हो सकती। ठीक है, इतने जो कारण थे, ये सारे कारण जो है आप आकस्मिक कारण के रूप में दर्शा सकते हैं। ठीक, अब हम बात करेंगे
क्रमिक पतन, यानी कौन से वास्तविक कारण रहे होंगे जो सच में इस सभ्यता के पतन के उत्तरदायी हो सकते हैं। ठीक है, यानी सभ्यता के पतन के उत्तरदायी वास्तव में क्या था, अब हम उसको क्रमिक में देखेंगे। सभ्यता के पतन का क्रमिक कारण क्या था? सभ्यता के पतन का क्रमिक कारण देखिए, तो कहते हैं कि फेयर सर्विस ने, इतिहासकार फेयर सर्विस, इन्होंने पारिस्थितिकीय असंतुलन को माना। इन्होंने क्या माना? पारिस्थितिकीय असंतुलन, पारिस्थितिकीय असंतुलन को कारण माना। इन्होंने क्या कहा? पारिस्थितिकीय असंतुलन का मतलब क्या है? इनका यह कहना था कि इंडस वैली चूंकि एक नगरीय सभ्यता थी, इंडस वैली एक नगरीय सभ्यता थी, यानी जो मूल रूप से व्यापार वाणिज्य पर निर्भर थी, एक भौतिकतावादी संस्कृति थी, जहां पर लोग कहीं न कहीं भौतिकतावाद के विकास की तरफ जा रहे थे, जैसे आज की सभ्यता के लोग जा रहे हैं। भाई आज भी कहीं न कहीं आप बड़े बड़े मकानों का निर्माण कर रहे हो, सड़कों का निर्माण कर रहे हो, जिसके लिए कहीं न कहीं पहाड़ों को तोड़ रहे हो, नदियों को नुकसान पहुंचा रहे हो, वृक्षों को नुकसान पहुंचा रहे हो आप, ठीक, मिट्टी को नुकसान पहुंचा रहे हो। इनका ये मानना है कि इसी तरह इंडस वैली भी चूंकि एक नगरीय सभ्यता थी, ठीक, जो पूरी तरह भौतिकतावादी थी, व्यापार वाणिज्य पर निर्भर थी, जिसकी वजह से क्या हुआ कि इस सभ्यता के लोगों ने प्रकृति का दोहन जो है इतना ज्यादा किया कि वहां की नदियों की धारा में परिवर्तन हुआ, वहां के वृक्षों की कटाई बढ़ गई, ठीक, जिस मिट्टी में परिवर्तन हुआ बड़े स्तर पर। इन वजहों से इन्होंने कहा कि इस वजह से वहां धीरे धीरे पारिस्थितिकी असंतुलन पैदा होना शुरू हुआ। ठीक है, इनका मानना था कि इन सारे कारणों से धीरे धीरे पारिस्थितिकी असंतुलन पैदा हुआ। तो एक तरफ इन्होंने कहा कि भाई पारिस्थितिकी असंतुलन पैदा हुआ, और दूसरी तरफ इन्होंने कहा, देखिए दूसरी तरफ इन्होंने कहा कि चूंकि भौतिकतावादी संस्कृति थी, भौतिकतावादी संस्कृति का मतलब होता है जहां पर लोगों को सब कुछ उपलब्ध हो। जैसे आज आपकी भौतिकतावादी संस्कृति है, जनसंख्या का ग्रोथ ज्यादा होता है, क्योंकि ऐसी सभ्यता, भौतिकतावादी सभ्यता में खाने पीने की समस्याएं कम होती हैं, तो सारी चीजें उपलब्ध होने की वजह से आपकी प्रजननशीलता क्या होती, बढ़ जाती है। तो इन्होंने कहा एक तरफ पारिस्थितिकीय असंतुलन पैदा हो रहा था, दूसरी तरफ जनसंख्या ग्रोथ हुई, दूसरी तरफ जनसंख्या में क्या हुआ, वृद्धि हुई, जनसंख्या वृद्धि हुई। और जब जनसंख्या वृद्धि हुई तो बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए बसने के लिए स्थान चाहिए। भाई इस बढ़ी हुई जनसंख्या को बसने के लिए क्या चाहिए, स्थान चाहिए। इसका निवास कहाँ होगा, तो ये नगरों की तरफ जा नहीं सकती, क्योंकि नगरों में असंतुलन पैदा हो रहा था। यहां पर नगरों में प्राकृतिक असंतुलन पैदा हुआ, तो नगरों की जनसंख्या भी ग्रामीण क्षेत्र की तरफ बढ़ी, और ये बढ़ी हुई जनसंख्या भी अपने नवीन क्षेत्रों के लिए किधर बढ़ी, शहरों के परिधि क्षेत्रों में, यानी शहर के बाहर। कहते हैं इस परिवर्तन से, इन परिवर्तनों से धीरे धीरे क्या हुआ कि नगरों के लोग जो है नगर के बाहर के क्षेत्रों में बसना शुरू किए, ठीक, जिससे एक समय के बाद जो है ये नगर जो है वीरान हो गए। और कहा जाता है कि बाहर के परिधि क्षेत्र में बसने वाले लोग जो है प्रकृति को संतुलित करने के लिए उन्होंने अपनी सारी चीजों में क्या किया, धीरे धीरे परिवर्तन कर लिया, ठीक, जिसकी वजह से यह कहा जाता है कि सिंधु सभ्यता का क्या हो गया, पतन हो गया। ऐसा मानना है किसका, फेयर सर्विस का। ठीक है, अब देखिए इसके बाद एक और दृष्टि है जिसको कहते हैं संकीर्णता की दृष्टि। संकीर्णता की दृष्टि एक नवीन थ्योरी है, ये नवीन थ्योरी है, नवीन सिद्धांत है, इस सभ्यता के पतन का नवीन सिद्धांत है। एक नया सिद्धांत आया है सभ्यता के पतन का, वो क्या है, वो है संकीर्णता की दृष्टि।
इनका यह कहना है कि सिंधु सभ्यता जो है, क्योंकि सिंधु सभ्यता की जो आबादी थी वो बड़ी तेजी से बढ़ रही थी, पॉपुलेशन ग्रोथ बड़ी तेजी से बढ़ रहा था, लेकिन इंडस वैली में प्रगतिशीलता नहीं आ रही थी। एक जो ट्रेंड इंडस वैली के लोगों ने अपना लिया था, एक पैरामीटर जो उन्होंने अपना लिया था, एक मानक जो उन्होंने अपने विकास का बना रखा था, वो समय के साथ उसमें चेंज नहीं कर रहे थे, वो समय के साथ उसमें बदलाव नहीं कर रहे थे वो। और दूसरा इनका कहना है कि इंडस वैली की जो प्रौद्योगिकी है वह भी समय के साथ परिवर्तित नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से इन लोगों के विकास की जो धारा थी वो क्या हो गई, कमजोर पड़ गई, और एक समय के बाद इस सभ्यता का धीरे धीरे क्या हो गया, पतन हो गया। तो इनकी जो संकीर्णता की दृष्टि थी, यानी ये समय के साथ अपनी दृष्टि में जो परिवर्तन नहीं लाए, अपने विकास की संकल्पना में, अपने पैरामीटर्स में जो परिवर्तन इन लोगों ने नहीं लाया, वो इनके पतन का क्या बना, कारण बना। वो इनके पतन का क्या बना, कारण बना। ठीक है। अब देखिए, इसके बाद कहते हैं कि अगर आप गौर करें, अगर आपको थ्योरी देना हो, आपसे पूछा जाए कि इंडस वैली के पतन का वास्तविक कारण क्या है, तो आप क्या जवाब देंगे? ठीक है। जैसे एक सिद्धांत गुरदीप सिंह का भी है, शुष्कता। गुरदीप सिंह, इन्होंने शुष्कता को पतन का कारण माना। शुष्कता को सभ्यता के पतन का कारण माना। इनका यह कहना है कि धीरे धीरे चूंकि पर्यावरणीय परिवर्तन हुआ, लोगों ने अर्थव्यवस्था का मैक्सिमम दोहन किया अपने विकास के लिए, जिसकी वजह से पर्यावरण में परिवर्तन होने की वजह से धीरे धीरे सूखा पड़ना शुरू हुआ, और सूखा पड़ने की वजह से लोगों ने अपने भौगोलिक क्षेत्र को क्या किया, बदल लिया, यानी यहाँ के लोग छोड़कर दूसरे स्थानों पर चले आए, और वही लोग बाद में क्या कहलाए, आर्य कहलाए, और वैदिक संस्कृति के निर्माता कहलाए। इनका ये कहना था कि यहाँ के लोग जब अपना विस्थापन किए तो उन्होंने ग्रामीण संस्कृति को अपना लिया, नगरीय संस्कृति को छोड़कर किस संस्कृति को अपनाया, ग्रामीण संस्कृति को अपना लिया, और यही ग्रामीण संस्कृति आगे चलकर वैदिक संस्कृति के रूप में क्या होती, उद्भूत होती है। और इस बात को समर्थन तब मिल जाता है क्योंकि वर्तमान में रिसर्च जो आया है उसमें मान लिया गया कि आर्य जो थे वो मूलतः यहीं के थे, ठीक, वो बाहर से नहीं आए हैं। ठीक है। तो अगर आप ध्यान से गौर करिए तो इंडस वैली की जो सभ्यता है, इसके पतन का एक कोई निश्चित कारण नहीं हो सकता, क्योंकि हर नगरों की जो बसावट थी वो अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र और अलग अलग जलवायु क्षेत्र में हुई है। तो मूल रूप से आप ये कह सकते हैं कि सभी सभ्यताओं के